नमस्कार। क्या कोई प्रेम कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सचमुच एक द्वीप के दो टुकड़े कर दे? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम अंडमान और निकोबार की एक बेहद मशहूर और रहस्यमयी लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है ततारा और वामिरो की, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक आम प्रेम कथा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये परंपराओं, समाज और एक बहुत बड़े बलिदान की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। शुरुआत इसी सबसे बड़े और रहस्यमयी सवाल से करते हैं। क्या प्यार की ताकत वाकई इतनी विशाल हो सकती है कि वो जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को बीच से चीर दे? सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म के जादुई दृश्य जैसा लगता है ना? लेकिन अंडमान निकोबार की लोक कथाओं में ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि लोगों का एक बहुत ही गहरा विश्वास है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विश्वास पैदा कैसे हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 96। आज के समय में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच ठीक 96 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन निकोबारी जनजातियों का यह पक्का विश्वास है कि बहुत पहले ये दोनों द्वीप अलग अलग नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात इन जमीनों को 96 किलोमीटर दूर फेंक दिया? इसी बड़े रहस्य की परतें हमारी आज की ये कथा खोलती है। इस अद्भुत कथा को हमारे सामने बड़ी ही खूबसूरती से रखा है मशहूर लेखक लीलाधर मंडलोई जी ने। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों का बहुत करीब से अध्ययन किया है। दिलचस्प बात यह है कि उनका ये लेखन सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन है। ये हमें उस समय के निकोबारी समाज, उनकी जीवन शैली और उनकी सोच से सीधे तौर पर रूबरू कराता है। चलिए अब सीधे कहानी के हीरो से मिलते हैं। इनका नाम है ततारा। ततारा कोई आम इंसान नहीं था। पासा गांव का रहने वाला ये युवक बेहद नेक, साहसी और शक्तिशाली था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मदद करने की भावना। चाहे उसके अपने गांव का कोई इंसान हो या किसी दूसरे गांव का, ततारा हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता था। पूरे द्वीप के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसका स्वभाव इतना प्यारा था कि हर कोई बस उसके करीब रहना चाहता था। लेकिन ततारा के व्यक्तित्व में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज जुड़ी हुई थी, उसकी लकड़ी की तलवार। अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ वो हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। अब सोचने वाली बात है कि लकड़ी की तलवार से क्या हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों का ये अटूट विश्वास था कि उस तलवार में कोई बहुत बड़ी दैवीय शक्ति है। ततारा ने कभी उस तलवार का इस्तेमाल किसी के सामने नहीं किया और ना ही उसे कभी खुद से अलग होने दिया। याद रखिएगा, ये तलवार आगे चलकर पूरी कहानी पलट देने वाली है। कहानी में एक बहुत ही जादुई मोड़ तब आता है जब दिन भर की थकान के बाद ततारा समंदर किनारे टहलने निकलता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। क्षितिज पर सूरज डूब रहा है, समंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट शांत हो रही है, और इसी एकदम शांत माहौल में ततारा के कानों में अचानक एक बेहद मधुर और जादुई गीत पड़ता है। वो आवाज के आकर्षण में इस कदर खो जाता है कि अपनी सुध-बुध भूलकर बस उसी दिशा में खींचा चला जाता है। उस सुरीली आवाज का पीछा करते हुए ततारा एक चट्टान के पास पहुंचता है। वहां एक युवती बैठी थी, वामिरो। वो समुद्र की लहरों को निहारते हुए पूरी तरह डूबकर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई अजनबी उसे चुपचाप देख रहा है। तभी अचानक समुद्र की एक जबरदस्त लहर उठती है और वामिरो को पूरी तरह भिगो देती है। घबराहट में उसका गीत वहीं रुक जाता है। ततारा, जो उस गीत के जादू में पूरी तरह कैद हो चुका था, बेचैन हो उठता है और वामिरो से गीत पूरा करने की मिन्नतें करने लगता है। लेकिन वामिरो का जवाब वो एकदम तीखा था। वो झड़कते हुए कहती है, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। वामिरो का ये कठोर जवाब बहुत कुछ बयां करता है। यह हमें साफ दिखाता है कि उस समय के समाज में अजनबियों से, और वो भी खास तौर पर दूसरे गांव के लोगों से बात करना कितना असामान्य और तनावपूर्ण माना जाता था। लेकिन ततारा तो मानो पूरी तरह से सम्मोहित हो गया था। वामिरो के गुस्से के बावजूद वो बस उससे कल फिर उसी जगह आने की विनती करता रहा। वामिरो ने वहां से भाग जाना ही ठीक समझा, लेकिन जाते जाते उसने अपना नाम बता दिया, वामिरो। ततारा उस नाम को किसी जादुई मंत्र की तरह दोहराता रह गया, वामिरो, वामिरो। कितना सुंदर नाम है। वामिरो ऊपर से भले ही मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी ततारा की ओर खिंचने लगी थी। अब इस कहानी के असली विलन को समझने का वक्त आ गया है। यहाँ हमें एक भारी भरकम शब्द पर ध्यान देना होगा, रूढ़ियां।
रूढ़ियों का सीधा सा मतलब है समाज के वो पुराने और सख्त नियम जो अक्सर बिना किसी लॉजिक के बस पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। ये असल में वो अदृश्य जंजीरें होती हैं जो इंसान की आज़ादी को जकड़ लेती हैं। ततारा और वामीरो की इस प्रेम कहानी के बीच सबसे बड़ी और मजबूत दीवार ये ही रूढ़ियां थीं। असल पेंच उनके गांवों का था। ततारा था पासा गांव का और वामीरो थी लपाती गांव की। उस समय निकोबार में एक बेहद सख्त परंपरा थी। नियम यह था कि विवाह केवल एक ही गांव के युवक और युवती के बीच हो सकता था। दूसरे गांव के किसी व्यक्ति के साथ शादी तो दूर, प्रेम करना भी परंपरा के सख्त खिलाफ था, एक तरह का बहुत बड़ा अपराध। मतलब सामाजिक नियमों के हिसाब से इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल असंभव था। पर कहते हैं ना, इश्क पर कहां किसी का जोर चलता है। समाज के कड़े नियमों के बावजूद दोनों हर शाम लपाती गांव की उसी समुद्री चट्टान पर मिलने लगे। दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकातें शब्दों से कम और खामोशी से ज्यादा होती थीं। दोनों बस एक दूसरे को निहारते रहते। लेकिन जाहिर है, एक छोटे से द्वीप पर ऐसी मुलाकातें कब तक छिपती। जल्द ही गांव के कुछ युवकों ने उन्हें देख लिया और उनके इस मूक प्रेम की अफवाहें जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गईं। चलिए अब कहानी के सबसे तनावपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। ये एक ऐसा सालाना मेला था जहां हष्टपुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था और गांव के युवकों की ताकत परखी जाती थी। इस पर्व में आसपास के सभी गांव के लोग आते थे और यहीं पर वो मंच तैयार हुआ जहां इन दोनों के प्यार और समाज की पुरानी रूढ़ियों के बीच सबसे बड़ा और भयंकर टकराव होने वाला था। मेले में हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन ततारा की आंखें भीड़ में बस वामीरो को तलाश रही थीं। जब वामीरो दिखी तो वो बहुत डरी हुई थी और ततारा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। ये नजारा देखकर वामीरो की मां आग बबूला हो गईं। उसने सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने ततारा को बुरी तरह जलील करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाकी गांव वाले भी ततारा के खिलाफ हो गए। अपनी बेबसी और वामीरो के आंसू देखकर ततारा के सब्र का बांध टूट गया। उसका क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया। और फिर पलक झपकते ही वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से से उबलते ततारा ने अपनी कमर से वो रहस्यमयी लकड़ी की तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे जमीन में घोंप दिया। पसीने से लथपथ होकर वो उस तलवार को धरती में चीरते हुए अपनी ओर खींचने लगा और सच मानिए, धरती फटने लगी। एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ वो पूरा द्वीप सचमुच दो टुकड़ों में बंटता चला गया। ततारा गुस्से में धरती को चीरता हुआ द्वीप के बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच गया। इस प्रलय ने ततारा और वामीरो को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ततारा जमीन के उस टुकड़े पर रह गया जो मुख्य द्वीप से कटकर अलग हो रहा था। वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया और समुद्र की लहरों में कहीं बह गया। उसका बाद में क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और दूसरी तरफ फटी हुई धरती के इस पार वामीरो उसे खोने के गम में पूरी तरह पागल हो गई। वो हर दिन उसी जगह बैठकर ततारा को खोजती और चीखती रहती। यह दृश्य सच में दिल दहला देने वाला था। लेकिन रुकिए, इस पूरी दुखद घटना को सिर्फ एक त्राजेडी कहकर खत्म कर देना गलत होगा। यहाँ आत्म बलिदान की एक बहुत गहरी भावना छिपी है। ततारा और वामीरो का ये बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने अपने जीवन और अपने प्यार की आहुति जरूर दे दी, लेकिन इस राख से एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव जन्म ले रहा था। जब कोई समाज अपनों के इतने बड़े और दर्दनाक त्याग को देखता है तो वो उसे इतनी आसानी से भुला नहीं पाता। इस भयानक त्रासदी के बाद निकोबार द्वीप के समाज में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आया। उस भयावह घटना और इन दोनों के बलिदान ने लोगों की आंखें हमेशा के लिए खोल दी। निकोबारियों ने उस प्राचीन और सख्त रूढ़ी को हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दिया और दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध शुरू कर दिए। सच्चे प्रेम और बलिदान ने आखिरकार सदियों पुरानी परंपरा की उन लोहे की जंजीरों को चकनाचूर कर ही दिया। ततारा और वामीरो की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या एक सच्चा आत्म बलिदान समाज की सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ सकता है? आज भले ही ततारा और वामीरो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी ये कथा और उनका ये महान बलिदान अंडमान और निकोबार के हर घर में आज भी पूरी श्रद्धा के साथ सुनाया जाता है। सोचने वाली बात है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कीमत अक्सर कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है।